गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अब आपका वन दरोगा का पेपर भी पीछे चला गया है और अभी तक उसकी कोई डेट भी नहीं आई है। तो आज से हम क्या आपकी वन दरोगा की सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि सीरीज तो हमारी पहले से स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें हम आपका क्या है 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा चुके थे और बायो की सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही है, जिसमें बायो के जितने भी टॉपिक आपके वन दरोगा में आने सारे के सारे आपके क्या हैं पहले से ही चल रहे हैं। आप वो वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो आज से हम क्या करें, आपका क्लास 10 का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम क्या है आपका अम्ल क्षार और लवण, यानी एसिड बेस और शॉर्ट, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और देखते हैं यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और किस किस प्रकार के आपके क्वेश्चन क्या है आपके वन दरोगा के पेपर में बन सकते हैं। और उन सारी चीजों को हम पहले क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाद में उनसे संबंधित प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे, किस किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो ज्यादा समय खराब न करते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा, क्या अम्ल क्षार और लवण। तो सबसे पहले हमारे सामने आती परिभाषा की बात कि अम्ल होती क्या चीजें है ना, कि अम्ल क्या चीज होती है आपकी। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अम्ल, तो अगर हम घर की बात करें है ना, कि अगर आपको घर पे कोई चीज चेक करनी है कि वो चीज अम्ल है या नहीं, तो आप किस तरीके से चेक करोगे। तो आपने पढ़ा होगा, क्योंकि सारे आपके क्या है 10th के सिलेबस से आप सब तैयारी कर रहे हैं, तो आप 10th करके आए होंगे, तो आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा 10th की बुक में आपके क्या लिखा हुआ है कि वे सारे पदार्थ या वे सारी चीजें जो स्वाद में क्या होती है आपकी खट्टी होती है, वो क्या कहलाती है आपकी अम्ल कहलाती है ना। तो एक जनरल सी परिभाषा, अगर आप घर पे ही आपको कुछ चीज चेक करनी कि वो चीज अम्ल है यानी, तो आप क्या करोगे है ना, आपने क्या पढ़ा है ना, वह चीजें जो क्या होती है आपके स्वाद में खट्टी होती हैं, स्वाद में खट्टी होती है, वो क्या कहलाती हैं आपकी अम्ल कहलाती हैं। तो अब आपने जैसे घर में क्या क्या होगा, नींबू खाया होगा है ना, तो आपको क्या लगता होगा, नींबू स्वाद में खट्टा लगता होगा, तो वो नींबू भी क्या है आपका एक अम्ल है ना। तो नींबू भी क्या है आपका एक अम्ल है। और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपका, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अब आपने इमली खाई होगी, इमली भी आपको स्वाद में खट्टी लगती है, तो इमली में भी क्या होते हैं आपके अम्ल पाए जाते हैं ना, इमली में भी आपका अम्ल पाया जाता है। और कौन सा आपका टाट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो टाट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही क्या होती है आपकी इमली स्वाद में खट्टी होती है ना। और जैसे आपने क्या खाया होगा, संतरा खाया होगा, तो संतरा भी क्या होता है आपका खट्टा होता है, उसमें भी क्या होता है आपका सिट्रिक अम्ल होता है। आप दही खाते हो, दही भी क्या होती है आपकी खट्टी होती है स्वाद में, तो दही में भी क्या पाया जाता है आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना। तो इस प्रकार से घर में जितनी भी खट्टी चीजें आपको देखने को मिलती है, वो सारी की सारी क्या चीजें क्या है आपकी अम्ल है, उनमें कोई ना कोई क्या पाया जाता है अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब दूसरी परिभाषा आपने यहीं से क्या देखी होगी अम्ल की। ठीक है, जितने भी परिभाषा है पहले हम देख रहे हैं, फिर उसका अम्लों का वर्गीकरण करते हैं कि अम्ल होते कितने प्रकार के है ना। तो पहली परिभाषा तो क्या है, जो आपके क्या होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके अम्ल कहलाते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, नींबू हो गया आपका है ना, क्या हो गया आपकी दही हो गया आपकी, और क्या हो गया आपका बाकी क्या बताया था मैंने आपको, इमली होगी। ये सारी की सारी चीजें क्या होती है हमारे स्वाद में खट्टी होती है ना। तो ये सारे के सारे क्या है अम्ल है। तो भाई ये सारी चीज तो हम चख के बता सकते हैं कि अम्ल है या नहीं है। अब मैंने आपको कोई लिक्विड दे दिया है ना, और लिक्विड में भी मैंने आपको क्या दे दिया, मैंने H2SO4 दे दिया। क्या दे दिया, H2SO4। अब आपसे कहा कि अब बताओ कि भाई ये अम्ल है या क्या है आपका क्षार है, एसिड है या बेस है। तो अब आप उसको क्या चख के तो नहीं बता सकते भाई, अगर आप चख के बताओगे आपको पता होगा कि ये क्या होता है, बहुत ही क्या होते हैं संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। क्या होते हैं आपके संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात इनसे हमें क्या पहुंच सकती है, हानि पहुंच सकती है ना। अगर आपने खाया तो आपके जीभ जल सकती है ना, आपके दांतों को नुकसान पहुंच सकता है, ज्यादा मात्रा में ले ले तो आपकी आंतें भी गल सकती है। तो ये चीज तो आप कर नहीं सकते, तो फिर आप कैसे बताओगे कि वो चीज अम्ल है या क्षार है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कुछ दूसरी वो है हमारे पास है ना, कुछ इंडिकेटर भी होते हैं, इंडिकेटर हम बाद में समझते हैं। अब दूसरे क्या करते हैं, हम अम्ल की परिभाषा देखते हैं है ना। वह पदार्थ, ठीक है, वह पदार्थ जो क्या करते हैं आपके, वह पदार्थ जो जल में जाने पर क्या करते हैं H+ आयन मुक्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे अम्ल कहलाते हैं। वो भी क्या कहलाते हैं हमारे अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अभी इनको और डिटेल में समझेंगे। अब तीसरी चीज आती है हमारी, ठीक है, जो क्या कहा हमने, जो चीज जल में जाने पर H+ आयन मुक्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे अम्ल कहलाते हैं। चलो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है HCl है ना, क्या है हमारे पास HCl, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा, आपको एक चीज देखने को मिल रही है, यहाँ पे हमने HCl लिखा, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है ना, क्लोरिक हाइड्रो अम्ल क्यों नहीं लिखा,
क्या कहा मैंने आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा, हमने इसको क्लोरिक हाइड्रो अम्ल क्यों नहीं लिखा, ये लिखते हैं हम हमेशा, आपने देखा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखता है, HCl लिखते हैं हम, इससे हम क्लोरिक हाइड्रिक अम्ल क्यों नहीं लिखते, क्लोरिक हाइड्रिक अम्ल, इस तरीके के ये क्यों नहीं लिखा जाता, आपने सोचा कभी इस चीज पर विचार किया है ना, नहीं किया होगा। तो देखो मैं आपको बताता हूं आपका, ठीक है, हम हमेशा वो चीज बाद में लिखते हैं जिसकी क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। जिस चीज की हमेशा वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है अम्ल में, वो चीज हमेशा आपकी बाद में लिखी जाती है। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, एक शब्द आया आपका यहाँ पे वैद्युत ऋणात्मकता, क्या है एक शब्द यहाँ पे आपका वैद्युत ऋणात्मकता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये चीज क्या होती है, ठीक है, तो ये चीज होती है आपकी, क्या होती है आपकी, किसी भी तत्व की अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन के खींचने की प्रवृत्ति, उसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत ऋणात्मकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस तत्व की अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रकृति ज्यादा होगी वो क्या होगा आपका, ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक हो गया, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन है ना, तो इसमें जो आपका क्लोरीन होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन के लिए भूख ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आपकी जो क्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए हमने उसका नाम क्या लिखा, बाद में लिखा है ना। तो इसलिए पहले क्या लिखा हमने, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसलिए इसका नाम क्या लिखा आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा जाता है, ना कि क्लोरोहाइड्रिक अम्ल लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखने वाली चीज थी। तो पहली बात समझ में आया आपकी, क्या कहा हमने, जैसे हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब हमने इसमें क्या किया, पानी में मिला दिया, आपका H2O है ना, पानी क्या होता है आपका H2O होता है। तो जब हम इसे पानी में डालेंगे तो आपका किस प्रकार से वियोजित होता है, आपका H प्लस और प्लस Cl माइनस, इस तरीके से टूट जाता है आपका, है ना। तो देखो इसका आपका पानी में जाने पे क्या हुआ, इससे H प्लस आयन मुक्त हुआ, H प्लस आयन क्या हुआ, इसका मुक्त हुआ, तो इसलिए ये क्या है आपका एक अम्ल है। इसी तरीके से दूसरा चीज आती है हमारे पास H2SO4, इसको हम क्या बोलते हैं आपका सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब हम इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ से, ठीक है, क्या चीज होगी आपकी, यहाँ से आपके H प्लस निकलेगा प्लस SO4 2 माइनस और 2H। तो यहाँ पे देखा आपने, क्या देखा, जब हमने इसको पानी में डाला तो फिर भी क्या हुआ हमारे पास, है ना, H प्लस आयन मुक्त हुए, तो इसीलिए ये भी क्या है आपका एक अम्ल है, ठीक है। तो ये क्या थी हमारी दूसरी परिभाषा थी, अभी इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। अब जो तीसरी चीज आती है हमारी, है ना, तीसरी चीज अगर आपको पता करनी है कि वो चीज आपकी क्या है, अम्ल है या नहीं, तो कुछ क्या होते हैं हमारे पास, सूचक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं, जो चीज हमें बताते हैं भाई, है ना, जैसे आपने क्या देखा होगा, आपका गाड़ी होती है, गाड़ी के पीछे क्या होता है, आपके आगे पीछे की तरफ क्या होता है, इंडिकेटर होता है। तो वो क्या इंडिकेट करता है, उसका नाम इंडिकेटर क्यों रखा गया, वो आपको बताता है कि हाँ भाई आप जैसे इधर मुड़ना हो, आपका आगे सीधी रोड से चल रहा, अगर आपको राइट हैंड में मुड़ रहा हो तो आप क्या करते हैं, राइट हैंड का इंडिकेटर जलाते हो, है ना, तो जिससे जो आगे से आ रहा है या पीछे से आ रहा है उससे पता लग जाता है कि आप इस साइड में जा रहे हो या इस तरफ जाना चाहते हो। तो वही चीज क्या होती है हमारी अम्लों या क्षारों के साथ भी होती है। अगर आपको पता नहीं है, आपको चेक करके बताना है कि वो अम्ल है या क्षार है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, कुछ इंडिकेटर यानी सूचकों का प्रयोग किया जाता है, और ये सूचक हमें बताते हैं कि वो चीज अम्ल है या क्षार है ना। तो इसी तरीके का एक इंडिकेटर हमारा क्या आता है हमारे पास, लिटमस पेपर, क्या आता है हमारे पास, इसी प्रकार एक इंडिकेटर क्या था हमारे पास, लिटमस पेपर, क्या आता है, लिटमस पेपर। तो अब तीसरी परिभाषा जो अम्ल की बनती है आपकी यहां से, वो क्या बनती है आपकी, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, आपके नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर का रंग कैसा कर देते हैं, आपका लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, जैसे लाल कर देते, वो क्या कहलाते हैं, आपके अम्ल कहलाते हैं। जैसे आपके पास एक अम्ल था, है ना, आप क्या करोगे, नीला लिटमस पेपर लेगोगे और उसको क्या डुबाओगे, उस अम्ल में डुबाओगे, तो नीला लिटमस पेपर आपका किस तरीके का हो जाएगा, लाल हो जाएगा, है ना। और अगर आपने लाल लिटमस पेपर लिया और उससे किस में डुबाया, अम्ल में डुबाया, तो वो लाल का लाल ही रहेगा। तो ये सारी की सारी क्या है आपकी अम्ल की परिभाषा है। आशा करता हूँ कि अम्ल की परिभाषाएं आपकी समझ में आई होंगी अच्छी तरीके से, है ना। पहला क्या है, जो स्वाद में क्या होते हैं आपके, खट्टे होते हैं, है ना। तो जैसा आपने क्या देखा, नींबू देखा, दही देखा, इमली देखा, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके स्वाद में खट्टे होते हैं। इनमें क्या क्या एसिड पाए जाते हैं मैंने आपको बताया, है ना। दूसरी चीज, जो दूसरी परिभाषा आती है हमारी, क्या होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में जाने पर या जल में घोलने पर क्या देते हैं, H प्लस आयन मुक्त करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे अम्ल कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, HCl, है ना, तो H प्लस और Cl माइनस आयन, तो ये भी क्या हमारा एक अम्ल है। दूसरी चीज क्या था हमारे पास, H2SO4, जब हमने इसको पानी में डाला तो क्या बना हमारे पास, 2H प्लस और SO4 2 माइनस, यानी इसने भी क्या किया, आपका पानी में जाने पर H प्लस आयन मुक्त किया, तो ये भी क्या है आपका एक अम्ल है। तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, कुछ इंडिकेटर होते हैं ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं, या इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इनको, इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है, इंडिकेटर।
अब हमारे पास क्या होते हैं, बहुत से अलग अलग से इंडिकेटर हैं जो क्या करते हैं, आपके अम्ल और क्षारों के साथ अलग अलग तरीके के रंग देते हैं, जो भी क्या आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ लेगा कि अगर आप, ठीक है, आपसे जैसे पूछ ले फिनोल्फ्थालीन आप इंडिकेटर का प्रयोग कर रहे हैं और आपके पास एक अम्ल दिया है, तो उसका कलर कैसे हो जाएगा, ठीक है, तो आपको बताया जाएगा भी कैसे होगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारे, ये चीजें क्या हमारी कुछ इंडिकेटर होते हैं, यानी सूचक होते हैं जो हमें बताते हैं कि वो चीज अम्ल है या क्षार है। तो अगर कोई भी अम्ल आपका, ये कोई भी पदार्थ जो आपको दिया गया है वो नीले लिटमस पेपर का रंग लाल कर रहा है, तो वो क्या होगा, आपका एक अम्ल होगा, ठीक है। तो इतनी चीज आपको पहले क्या करनी है, आपको याद रखनी है, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपने नोट कर ली होगी अच्छे से। अब अगली चीजें देखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपके यहाँ पे ये परिभाषाएं रहने दी फिलहाल, ठीक है। तीसरी परिभाषा मैं ऊपर लिख देता हूँ। अब आगे अगली चीज समझते हैं हम क्या होता है। तो क्या कहा, तीसरी चीज हमने क्या कही आपकी, क्या होता है, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, हमारे अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, आपको लाल कर देते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या कहलाते हैं, हमारे अम्ल कहलाते हैं। तो इतनी चीज समझ में आ गई। अब अगली चीज मैंने क्या कह रहा है, जो अम्ल है, अम्लों का वर्गीकरण देखते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं हमारे, ठीक है। क्या था हमारे पास, अम्लों का वर्गीकरण, अम्लों का वर्गीकरण। तो जो मुख्यतः अम्लों का वर्गीकरण किया गया है वो आपका उनके स्रोतों के आधार पर, या आप कह सकते हो किस प्रकार से मिलते हैं, है ना। तो पहले प्रकार के अम्ल आते हैं हमारे ऑर्गेनिक अम्ल, है ना। क्या बोलते हैं हम उनको, ऑर्गेनिक या कार्बनिक अम्ल कह लीजिए आप, क्या कहते हैं उनको हम, कार्बनिक अम्ल, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। अब दूसरे आते हैं हमारे पास मिनरल एसिड, ठीक है। दूसरे क्या आते हैं हमारे पास, मिनरल एसिड, मिनरल अम्ल, जो कि हमारे पास मिनरल एसिड। अब दोनों में अंतर क्या है आपका, ठीक है। तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक अम्ल हैं ये आपको आपके क्या है, किचन में मिल जाएंगे। जो आपके क्या होते हैं, जीवित जीव जंतु होते हैं ना, कार्बनिक, जैसा आपने क्या पढ़ा होगा, कार्बनिक रसायन, यानी जो क्या होते हैं आपके कार्बन की मात्रा होती है, जो जीवित पदार्थ होते हैं ना। तो जितनी भी चीजें हमें जीवित चीजों या प्राकृतिक ढंग से, ठीक है, प्राकृतिक ढंग से मतलब क्या फलों में, फूलों में या किसी प्राणियों में पाए जाते हैं, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, आपके कार्बनिक अम्ल के अंतर्गत आते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया नींबू, है ना। तो नींबू में क्या होता है आपका, सिट्रिक एसिड होता है ना। क्या होता है नींबू में हमारा, सिट्रिक एसिड। तो जो सिट्रिक अम्ल है ये क्या है हमारे पास, एक कार्बनिक अम्ल है ना। दही में कौन सा होता है हमारे पास, लैक्टिक एसिड होता है। दही में क्या बताया था मैंने आपको, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। तो ये लैक्टिक अम्ल भी किसके अंतर्गत आते हैं, आपका कार्बनिक अम्ल के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे मिनरल एसिड है ना, तो जो मिनरल एसिड, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, एक HCl बताया था। क्या बताया था मैंने आपको, HCl बताया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताया था। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, H2SO4 बताया था, ठीक है। इसी प्रकार से बाकी चीजें आ गई आपकी, जैसे, है ना। तो ये सारे के सारे एसिड जो आप क्या करते हो, मुख्यतः लैब में यूज करते हो। तो ये सारे के सारे कहां से, हमारे जो पत्थर की चट्टाने वगैरह होते हैं ना, इन से निकाल के बनाया जाता है, इनका प्रयोग करके बनाया जाता है, ये इनसे मुख्यतः प्राप्त होते हैं, है ना। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, आपका मिनरल एसिड कहा जाता है। तो अंतर समझ में आया। तो अम्ल हमारा, अगर हम अम्लों का वर्गीकरण करने जाएं तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं हमारे, 2 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन से बताया मैंने आपको, पहला तो कार्बनिक अम्ल जिन्हें क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा क्या था हमारे पास, मिनरल एसिड या मिनरल अम्ल। तो कार्बनिक एसिड क्या होते हैं, जो हमारे जीव जंतुओं में पाए जाते हैं या हमारे जो घर में चीजें या पेड़ पौधों से मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड कहते हैं। और ये उनको क्या कहते हैं, आपका कार्बनिक एसिड कहते हैं ना। और मिनरल एसिड जो आप लैब वगैरह में प्रयोग करते हैं, क्योंकि पत्थरों चट्टानों आदि से बनाए जाते हैं, उनमें पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, आपका मिनरल एसिड कहा जाता है। अब देखिए कुछ कार्बनिक एसिड है ना, जो क्या होते हैं, जीव जंतुओं या पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, है ना। और वो आपसे पेपरों में खूब पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कौन से पेड़ पौधे या कौन से जीव जंतु या कौन से पदार्थ में कौन कौन से मिनरल एसिड पाए जाते हैं, कुछ देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहला बताया है ना, क्या आता है हमारे पास, सिरका, ठीक है। पहली चीज आता है हमारे पास सिरका। तो सिरका भी क्या है हमारा, एक मिनरल एसिड, क्या हमारा एक कार्बनिक अम्ल है ना। सिरका भी क्या हमारा एक कार्बनिक अम्ल है। तो सिरका आपने देखा होगा, आप सभी लोग क्या करते होंगे, चाउमीन तो आप सभी लोगों ने कभी ना कभी खाई होगी, है ना। तो जो चाउमीन में वो सफेद सा पानी डालते हैं, है ना, जो आपका क्या होता है, आपका चाइनीज फूड आइटम्स बनाते हैं उनमें क्या देखोगे आपने, सफेद सा पानी डालते हैं कुछ, है ना। तो वो क्या होता है, आपका सिरका होता है ना। और उसका आपका जो नाम क्या होता है उसका, एसिटिक एसिड। या अगर आपसे पूछा जाए कि सिरका जो आप क्या करते हो, चाइनीज फूड बनाने में डालते हो, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, आपका सिरका एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड है आपका, एसिटिक
एसिड पाया जाता है, एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड कह लीजिए आप, है ना। अब दूसरा क्या बताया था मैंने आपको, नींबू में बता दिया था मैंने आपको, है ना। तो नींबू में भी कौन सा पाया जाता है, नींबू या ऑब्लिक संतरा, दोनों में कौन सा पाया जाता है आपका, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है आपका, नींबू और संतरा में, दोनों के दोनों में क्या पाया जाता है आपका, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पेपर में आता है, कई बार पूछा जाता है कि नींबू या संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है आपका, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा मैंने आपको कौन सी बता दिया, आपको दही, है ना। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपका, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना। कौन सा अम्ल पाया जाता है दही में आपका, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है आपका दही में, लैक्टिक अम्ल मिलता है आपका दही में। अगली चीज क्या आती है आपका, इमली। इमली में मैंने आपको बता दिया कौन सा अम्ल पाया जाता है आपका, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली, इमली में मिलता है आपका टार्ट्रिक अम्ल, है ना, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है आपका इमली में। ठीक है, अच्छा अब आपसे कई बार पूछा जाता है ना, ये तो क्या हो गया आपकी जनरल चीजें होगी। हाँ, टमाटर, टमाटर में भी, टमाटर में कौन सा पाया जाता है हमारा, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में कौन सा मिलता है हमारे पास, ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। ठीक है, कौन सा मिलता है हमारे पास, ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। ठीक है, कौन सा मिलता है हमारे टमाटर में, ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर में मिलता है हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल। अच्छा, अब आता है आपका चींटी, है ना, चींटी का डंक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, या आपसे एक चीज कहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि चींटी में क्या पाया जाता है आपका, अम्ल या क्षार पाया जाता है, तो चींटी में क्या पाया जाता है आपका, एसिड पाया जाता है ना। अगर मैं आपसे मजाक मजाक में कहूंगा, आप क्या करो, कभी किसी चींटी को उठा के खा के देखिए तो आपको स्वाद में कैसी लगेगी, खट्टी खट्टी सी लगेगी, है ना। ये मजाक की बात ठीक है, पर जो आप करता है चींटी की बात है ना। तो चींटी में कौन सा पाया जाता है हमारे पास, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है हमारे पास, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, अब एक चीज और है, आपने एक सुना होगा आपने, नेटल करके, है ना, क्या सुना होगा आपने, नेटल का पेड़ या नेटल प्लांट, है ना, नेटल प्लांट, जिसको हम आम बोलचाल में क्या कहते हैं, कंडाली भी कहते हैं। और जो खासकर जो गढ़वाल के होंगे या उत्तराखंड के होंगे उन सबको पता होगा कि कंडाली क्या होती है ना। तो जो कंडाली होती है या नेटल होता है, इसमें भी क्या पाया जाता है हमारे पास, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है हमारे इसमें भी, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका कंडाली या नेटल में भी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे आपके क्या, कार्बनिक अम्ल, जो आपसे अक्सर पेपरों में पूछे भी जाते हैं, पूछता है कि इसमें कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, सिरका में पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरे में दोनों में क्या पाया जाता है आपका, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में क्या पाया जाता है आपका, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली में क्या पाया जाता है आपका, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी और नेटल के डंक में क्या पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है ना। तो ये क्या था हमारा पहले प्रकार का वर्गीकरण हो गया। अब ठीक है, अब जो मिनरल एसिड की बात की मैंने आपको, है ना, क्या किया हमारे मिनरल एसिड की बात की। अब जो हमारे मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड को भी हमने क्या है, कई प्रकार से या कई भागों में वर्गीकृत किया गया। किस प्रकार से किया गया, तो अब देखते हैं पहले, अब देखते हैं मिनरल एसिड की बात करते हैं। ठीक है ना, तो आपका ऑर्गेनिक एसिड का वर्गीकरण तो समझ में आ गया। ऑर्गेनिक एसिड पहले अम्ल का वर्गीकरण समझ में आ गया, दो कार्बनिक अम्ल और मिनरल अम्ल, है ना। अब कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ, और किस किस में कौन कौन सा मिलता है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम किसका वर्गीकरण करते हैं, मिनरल अम्ल का वर्गीकरण करते हैं। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आपका मिटा रहा हूँ। ठीक है, जिसने नहीं लिखा वो पॉज करके लिख सकता है। आ जाइए, अब करते हैं आपका मिनरल अम्ल, देखते हैं मिनरल अम्ल क्या क्या होता है हमारे। ठीक है, अब आते हैं हम मिनरल अम्ल पर। मिनरल अम्ल, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है ना, अगर आपको मिनरल जो अच्छा, एक दूसरी चीज भी ध्यान से सुनिए, जो क्या होते हैं हमारे कार्बनिक अम्ल होते हैं, तो उनको आप क्या कर सकते हो, उनके स्वाद से पता कर सकते हो जो अम्ल है या क्षार है ना। जैसे दही है तो दही खट्टा होता है, आपने क्या कहा, वो अम्ल है ना। बाकी चीजें आपकी, जैसे आपका क्या था, टमाटर तो आपको खाने में कैसा लगता है, खट्टा खट्टा सा लगता है, तो वो भी क्या था हमारा एसिड था। तो जो मिनरल अम्ल कौन सा होता है, आपके जो कार्बनिक अम्ल होते हैं उनको हम मुख्यतः चख के बता सकते हैं ना। अब जो मिनरल अम्ल होते हैं उनको क्या, या तो आपको लिटमस का प्रयोग करना पड़ेगा, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिटमस का प्रयोग करना पड़ेगा, या दूसरी चीज आपको देखना पड़ेगा वो आपके पानी में जाने पर H+ आयन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ये चीजें देखनी पड़ेगी आपको। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था मिनरल अम्ल, जैसे हमारा क्या था HCl था, तो जब HCl को हमने क्या डाला था आपका
पानी में डाला था, है ना, पानी में डाला था, H2O में डाला, तो किसमें बदल गया था आपका H प्लस और प्लस Cl माइनस आयन दिया था आपका, है ना। तो यहाँ तो आपने एक चीज ध्यान दिया, पानी में डालने पर यहाँ पे आपको क्या मिला, केवल और केवल एक H प्लस आयन मिला। क्या मिला, एक H प्लस आयन मिला। अब दूसरा एग्जांपल भी दिया था मैंने आपको, क्या दिया था, जैसे H2SO4, है ना, इसको क्या कहा था हमने, ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों लिखा था ये भी मैंने आपको समझाया था। ये क्या है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो जब इसको पानी में डाला तो आपको क्या हुआ था, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, इस तरीके से होता है आपका। तो एक चीज आपने यहाँ पे ध्यान दी, ठीक है, इस तरीके से था। तो एक चीज आपने यहाँ पे ध्यान दी, क्या यहाँ पे आपको क्या देखने को मिले, 2H प्लस आयन देखने को मिल रहे, कितने आयन देखने को मिले आपको, 2H प्लस आयन देखने को मिले, है ना। अब जैसे क्या होता है हमारे पास, कार्बोनिक एसिड H2CO3 होता है, इसी तरीके से हमारे पास H2CO3। तो जब इसको ये सब क्या है, पानी में डाल रहे हैं, क्या किया हमने, इसको पानी में डाला, क्या किया, पानी में डाला। तो यहाँ पे भी क्या होता है हमारे पास, 2H प्लस आयन्स, और क्या होता है हमारे पास, CO3 2 माइनस। तो एक चीज आपको देखने को मिल रही है, क्या, कहीं तो एक H प्लस आयन मिल रहा है, कहीं 2 मिलेंगे, कहीं आपको क्या मिलेंगे, इसी तरीके से आपको 3 भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके इसी तरीके से आपको क्या देखने को मिलेंगे, जैसे 3 H3PO4। अगला चीज आया जैसे हमारे पास H3PO4 लिया हमने, है ना, H3PO4, ये भी क्या हमारा एक एसिड है। जब इसको हमने पानी में डाला तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, 3 H प्लस आयन देखने को मिलते हैं, प्लस PO4 3 माइनस, इस तरीके से देखने को मिलता है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या मिला, HCl में केवल एक H प्लस आयन देखने को मिल रहा है, H2SO4 में आपको 2 H प्लस आयन देखने को मिल रहे हैं, और कार्बोनिक एसिड H2CO3 में आपको 2 H प्लस आयन देखने को मिल रहे हैं, H3PO4 में आपको 3 H प्लस आयन देखने को मिल रहे हैं। तो इन्हीं आधार पर हमारा क्या किया गया है, जो पानी में डालने पर जितने H प्लस आयन देता है, उन्हीं आधार पर इनका क्या किया गया, आपका मिनरल अम्लों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, इस प्रकार से किया गया। जैसे इसने क्या किया आपका, HCl ने इसने केवल आपका एक H प्लस आयन दिया, तो इसको क्या बोल दिया आपका, मोनोबेसिक एसिड, है ना। क्या बोला गया इसको, मोनोबेसिक एसिड बोला जाता है, इसको मोनोबेसिक अम्ल बोला जाता है आपका HCl को। अब जैसे H2SO4, इसने पानी में जाने पर आपका क्या दिया, 2 H प्लस आयन दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाई बेसिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई बेसिक एसिड, डाई मतलब 2, है ना। इसी तरीके से इसने भी क्या दिया, आपके 2 दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका डाई बेसिक एसिड हो जाएगा। अब H3PO4, इसने पानी में जाने आपके क्या दिए, 3 H प्लस आयन दिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई बेसिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई बेसिक एसिड बोलते हैं, है ना। अब आप बोलोगे सर ये तो अम्ल है, तो आप बेस क्यों लगा रहे हो, यहाँ पे बेसिक क्यों लिखा है, ये बेसिक क्यों लिखा है, ये बेसिक क्यों लिखा है, बेसिक तो क्षार होता है, तो अम्ल के साथ क्षार का क्या मतलब, ठीक है। तो देखिए बेसिसिटी, है ना, ये बेसिक हमने क्या बोला, मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड। तो ये क्या चीज हुई आपकी, तो ये चीज ऐसी होती है आपकी, बेसिसिटी क्या होती है, पहले आप समझिए बेसिसिटी क्या होती है आपकी, ठीक है। तो किसी भी अम्ल की बेसिसिटी, है ना, ये क्षारकता क्या होती है, वो पानी में जाने पर जितने OH माइनस आयन को उदासीन करता है, वो उस अम्ल की क्या कहलाती है, आपकी बेसिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, क्या कहा मैंने आपका, बेसिसिटी क्या होती है किसी भी अम्ल की, पानी में जाने पर वह जितने OH माइनस आयन को उदासीन कर सकता है, वो उस अम्ल की क्या कहलाती है, आपकी बेसिसिटी कहलाती है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए आप, HCl प्लस है ना आपका, पानी में डाला आपने, ठीक है, तो पानी में क्या होता है आपका, H2O हो गया आपका, ठीक है। तो जब ये पानी में जाएगा तो किस तरीके से टूटा था आपका, H प्लस प्लस Cl माइनस आयन, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा आपका, ये H प्लस आयन है ना, ये क्या है आपका H प्लस आयन है। तो ये H प्लस आयन, अब माना आपका यहाँ पे क्या है, दूसरा कोई क्या है आपका OH माइनस आयन है ना। तो ये HCl डाला आपने पानी में, तो ये इससे केवल एक H प्लस निकला, और ये उस पानी में उपस्थित जो भी क्या होगा आपका क्षार होगा, उसके केवल और केवल एक ही OH माइनस आयन को उदासीन कर पाएगा, यानी क्या बना पाएगा, H2O बना देगा। इसी तरीके से हमारे पास H2SO4 है, क्या है हमारे पास H2SO4 है। तो अगर हमने इसे पानी में डाला तो यहाँ से कितने निकलेंगे आपके, 2 H प्लस आयन निकलेंगे, अर्थात अगर उस पानी में अम्ल होगा, क्षार होगा, तो क्या करेगा आपके 2 OH माइनस आयन को उदासीन कर देगा, और क्या बनेगा, 2 पानी के अणु बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है। समझ में आया क्या होती है बेसिसिटी किसी भी अम्ल की, अर्थात जब किसी अम्ल को पानी में डाला जाता है तो वो पानी में जाने पर कितने OH माइनस आयन को उदासीन करता है, वो उसकी क्या कहलाती है, आपकी बेसिसिटी कहलाती है। तो इसी बेसिसिटी के आधार पर जो हमने क्या किया है, हमारे इसी बेसिसिटी के आधार पर हमने क्या किया, जो हमारे अम्ल थे, है ना, कौन से मिनरल अम्ल थे, उनको क्या किया हमने, मोनो बेसिक, डाई बेसिक और ट्राई बेसिक में क्या किया आपका, विभाजित
किया। तो समझ में आया। तो जो मिनरल अम्लों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है, समझ में आया, इस प्रकार से किया है, यानी पानी में जाने पर वो कितने H+ आयन मुक्त करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बोले हमने, मोनोबेसिक एसिड, जैसे क्या हो गया आपका HCl हो गया, है ना, और क्या हो गया आपका डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड। तो डाइबेसिक एसिड में क्या क्या आ गया आपके H2SO4 और ये आ गया आपका कार्बोनिक एसिड, है ना। और ट्राइबेसिक एसिड क्या हो गया आपका ट्राइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड क्या आ जाएगा आपका H3PO4। और इसी तरीके से आप क्या बोल सकते हो पॉलीबेसिक एसिड, है ना, जो जाने पर पॉलीबेसिक एसिड या टेट्राबेसिक एसिड या पेंटाबेसिक एसिड बोलो, यानी पॉली मतलब क्या होगा आपके 3 से ज्यादा, है ना। ऐसे अम्ल जो पानी में जाने पर आपके क्या करेंगे 3 या 3 से ज्यादा क्या करेंगे आपके 3 से ज्यादा क्या करेंगे आपके H+ आयन मुक्त करेंगे, उसको हम क्या बोल सकते हैं आपका पॉलीबेसिक एसिड बोल सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आई किस प्रकार से हमने अम्लों का वर्गीकरण किया। अच्छा, अब एक चीज आपसे पूछा जाता है, ठीक है, जैसे हमारा क्या था यहाँ पे H3PO4 है, तो अब हमने यहाँ पे कर दिया आपका, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, क्या था हमारे पास यहाँ पे H3 क्या कहा हमने यहाँ पे H3PO4 था आपका। इसी प्रकार से अब आपका पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, जैसे ठीक है H3PO3 हमारा, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। H3PO3, ठीक है, आपसे पूछा जाता है इसकी बेसिसिटी कितनी होगी। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि जो हमारे पास क्या H3PO3 है, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया, क्या कहा आपसे, जो हमारा H3PO3 है इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, समझ में आया। अच्छा, ये जिसने नोट कर लिया सबने, ठीक है, जिसने नोट नहीं किया पॉज करके कर सकता है, मैं आपको मिटा रहा हूं, ठीक है, यहाँ नीचे से, ठीक है। तो ये हमने मिटा दिया। अब आपसे जो अभी हमने बेसिसिटी पूछी है ना, बेसिसिटी निकालना बताया मैंने आपको, तो बेसिसिटी की परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी। बेसिसिटी होता क्या है हमारा कि कोई भी एसिड पानी में जाने पर कितना H+ आयन मुक्त कर रहे हैं ना, मेनली H+ आयन ही होगा, क्योंकि जितने H+ आयन निकलेंगे उतने ही OH- आयन को क्या करेगा आपका उदासीन करेगा। तो अब मैंने आपसे पूछा, जैसा भी हमने देखा था, क्या देखा था हमारे पास H3PO4 था, क्या था H3PO4 था। तो इसकी बेसिसिटी कितनी आई थी हमारे पास 3H, है ना, यानी ट्राइबेसिक एसिड था ये, क्या था आपका ट्राइबेसिक एसिड था ये आपका ट्राइबेसिक एसिड था H3PO4 आपका, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया था। आपसे पूछा गया, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, जो हमारा क्या क्या H3PO3 है इसकी बेसिसिटी बताइए। क्या कहा आपका H3PO3 इसकी बेसिसिटी बताइए, अर्थात ये पानी में जाने पर कितने H+ आयन देगा या कितने OH- आयन को उदासीन करेगा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है ना, पेपर में इस तरीके का आ सकता है आपको, ठीक है। तो क्या होगी इसकी बेसिसिटी, ठीक है, सोचिए, बताइए, कोशिश कीजिए, निकालिए। मैं तब तक आपने जरा क्या करता हूँ पेन में सही भर लेता हूँ, ठीक है। आप कोशिश कीजिए, इसको निकालने की कोशिश कीजिए और बताइए इसका आंसर कितना आएगा। तो निकला, आया आंसर, क्या लगता है आपको कितनी होगी इसकी बेसिसिटी। अच्छा, देखिए, मुझे लगता है ज्यादातर ने क्या कहा होगा आपका 3 कही होगी, है ना। आपने क्या कहा होगा ज्यादातर ने इसकी बेसिसिटी 3 ही बताई होगी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आपको जितने हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं उतने पानी में जाने पर आपके आयन में बदले। तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी आपकी 3 नहीं होगी, क्या होगी 3 नहीं होगी। तो समझते हैं कि अंतर क्या है इसमें और इसमें, अंतर क्या है ना, दोनों में अंतर क्या आता है। तो हमारा सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं इसका, ये हमारे पास, ठीक है। तो पी क्या है हमारा, पी किसका साइन होता है हमारा फास्फोरस का होता है। किस चीज का होता है हमारे पास फास्फोरस होता है। और जो फास्फोरस होता है ये क्या होता है हमारे पास पेंटावैलेंट होता है। क्या होता है हमारे पास
पेंटावैलेंट होता है, मतलब इसकी वैलेंसी है जो संयोजकता होती है 5 होती है। इस तरीके से समझे, इसके कितने हाथ होते हैं आपके, 5 हाथ होते हैं। मतलब इसको क्या है, 5 लोगों से अपने हाथ मिला सकता है ना। जैसे आपके 2 हाथ है तो आपकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। मतलब आप अधिकतम कितने लोगों के हाथ पकड़ सकते हो, 2 ही लोगों के हाथ पकड़ सकते हो, है ना। 2 से ज्यादा तो आप पकड़ नहीं सकते हो, ठीक है। या आप चाहो तो या तो एक पकड़ो या दोनों के दोनों पकड़ लो, है ना। तो जो हमारा फास्फोरस होता है, फास्फोरस की संयोजकता कितनी होती है, 5 होती है। आप इससे डायरेक्ट भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसकी क्या होती है, आपकी संयोजकता 5 होती है। तो एक आपको क्या दे देगा, फास्फोरस दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा फास्फोरस की संयोजकता कितनी होती है हमारे पास, 5 होती है। तो इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं ना, PH3PO4। तो ठीक है भाई, ऑक्सीजन कितना हमारे पास, 4 है ना। तो आप बना लीजिए, एक ऑक्सीजन ये आ गया, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गए। कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, है ना। ठीक है, 4 ऑक्सीजन जुड़ गए। ये क्या होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, बॉन्ड बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं ना, बॉन्ड या बंध बोलते हैं, ठीक है। तो अभी कितने बॉन्ड बने हमारे, 4 बॉन्ड बन गए, है ना। और मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन की या फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है हमारे पास, 5 होती है ना। फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है। तो अभी यहाँ पे फास्फोरस की भी पूरी नहीं हो रही हमारी। और दूसरा क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है हमारे पास, 2 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो मतलब अभी इस ऑक्सीजन की और इनके ऑक्सीजन की भी वैलेंसी पूरी नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या है हमारे पास, 3 हाइड्रोजन की, तो एक हाइड्रोजन जुड़ गया हमारा यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन जुड़ गया यहाँ, तीसरा हाइड्रोजन जुड़ गया यहाँ। तो ठीक है, मैंने आपको बताया ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती, तो इस ऑक्सीजन की 1, 2, है ना। यानी इसके 2 हाथ है, तो 2 तरफ से जुड़ सकता था, 2 के हाथ पकड़ सकता था। एक इसने फास्फोरस का पकड़ लिया, एक इसने हाइड्रोजन का पकड़ लिया। इसी तरीके से एक इसने फास्फोरस का, एक हाइड्रोजन का। यानी जो नीचे के कितने थे आपके ऑक्सीजन थे, उनकी वैलेंसी पूरी होगी एक एक, और हाइड्रोजन की होती है एक एक होती है ना। तो नीचे की तरफ की तो आपकी वैलेंसी पूरी होगी। अब बात आई हमारे ऊपर के हाइड्रोजन, ऊपर के क्या है ऑक्सीजन की, इसकी क्या हो रही है अभी, एक ही हो रही है। और साथ में फास्फोरस की भी कितनी अभी आपकी, एक ही है ना। एक नहीं मतलब कितनी हो रही है, 4 हो रही है। हाइड्रोजन को फास्फोरस को करनी है आपकी 5 वैलेंसी पूरी, और ऑक्सीजन को करनी है 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अब देखिए कितने हो जाएगा आपका, 3 और 2 5। फास्फोरस की भी होगी आपकी 5 वैलेंसी, इस ऑक्सीजन की भी 2, या इस ऑक्सीजन की भी 2, इस ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन की एक एक, और इस ऑक्सीजन की भी 2 होगी, है ना। तो अब देखिए, अब हमारा देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको एक चीज बताया था, है ना। क्या बताई थी मैंने आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैद्युत ऋणात्मकता। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो उनके बीच क्या होता है आपके, हमेशा इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग हुई होती है, या इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हुई होती है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या कर लेते हैं, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों को अपने पास खींच लेता है। इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी ये क्या कर लेगा, अपने पास खींच लेगा, इससे भी इसने क्या कर लिया, अपने पास खींच लिया। तो अपने पास खींच लेने के कारण क्या होता है, आपका बॉन्ड वीक हो जाता है। बॉन्ड क्या होता है आपका, कमजोर हो जाता है। जब कमजोर हो जाएगा तो यहाँ से आसानी से ये हाइड्रोजन निकल गया, ये वाला हाइड्रोजन भी आपका आसानी से निकल गया, ये हाइड्रोजन भी आपका आसानी से निकल गया, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन क्यों निकल गए, क्योंकि ये क्या थे, अपने से ज्यादा, है ना, ये बहुत ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक तत्व या कह लिए धातु से, तत्व से जुड़े हुए थे, है ना। अगर आप पूरी पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो आपको 3 तत्व सबसे ज्यादा क्या दिखेंगे, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव दिखेंगे, ठीक है। क्या होता है आपका FON, है ना। फिर क्या होता है आपका, इसी तरीके से आता है आपका क्लोरीन आता है, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। क्लोरीन और एक की क्या होती है आपकी, बराबर बराबर होती है। तो अगर आपको हाइड्रोजन इन चारों में से किसी के भी साथ जुड़ा हुआ दिखे तो वहां से हाइड्रोजन आपका आसानी से निकल जाएगा। क्या कहा, आसानी से निकल जाएगा। फ्लोरीन के साथ तो ज्यादातर आपको कोई एसिड देखने को नहीं मिलेगा, HF मिलता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बोलते हैं, है ना। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जैसे अभी क्या था हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ऐसे उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एक ही देखने को मिलता है। लेकिन इन ज्यादातर आपको ऑक्सीजन के साथ देखने को मिलेंगे, जितने भी आपको एसिड देखने को मिलेंगे ऑक्सीजन के साथ देखने को मिलेंगे। तो आप ये चीज समझिए, जो भी ये जिस भी अम्ल में आपका कोई भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सीधे साथ सीधे सीधे जुड़ा होगा, वही क्या होगा आपका, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। वही क्या होगा आपका, आसानी से निकल जाएगा। अब आ जाइए अब दूसरी चीज पे, इस पे देखते हैं हम, है ना। तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी आपकी, 3 होगी। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी आपकी, 3 होगी। क्यों, इससे तीनों के तीनों हाइड्रोजन आसानी से निकल गए। अब हम बात करते हैं H3PO3 की, है ना। तो अब स्ट्रक्चर बनाना तो आपकी समझ में आ गया होगा कैसे। तो P एक हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या हमारे पास 3H, क्या है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, तीनों हो गए तीनों, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन,
है ना। तीसरा हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा आपका, सीधे सीधे फास्फोरस के साथ जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा भाई, क्योंकि फास्फोरस को अपनी वैलेंस से 5 पूरी करनी, तो किस तरीके से कर सकता है, 1 2 3 और 2 5 हो गया, है ना। और इस ऑक्सीजन को 2 करनी थी तो 2 यहाँ जुड़ गया। अब हाइड्रोजन की कितनी होती है आपकी, 1 होती है, और इसकी भी 1 कमी होती है। अगर इस तरीके से किया हमने तो अब देखो हमारे पास क्या पड़ रही है, फास्फोरस की भी 1 वैलेंसी कम पड़ रही है और हाइड्रोजन की भी, तो हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपका क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया, ओ से जो सीधे जुड़ा होगा, है ना। फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। क्या होता है, दोनों क्या है आपके अधातु है ना, तो अधातु अधातु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये वाला इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी एक दूसरे की इनके पास क्या बराबर बराबर ताकत है, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा ना ये इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया ऑक्सीजन की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है ना। तो इसलिए क्या कर लेगा आपका, ये क्या कर लेगा आपका, इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास खींच लेगा, अपने पास खींच लेगा, जिससे ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, आसानी से निकल जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका, आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका H3PO3 है उसकी बेसिसिटी कितनी होगी आपकी, 2 होगी। कितनी होगी आपकी, 2 होगी, है ना। तो यह अच्छा क्वेश्चन आपका पेपर में बन सकता है ना। तो कितनी होगी, तो ये जरूरी नहीं कि आपको जितने भी हाइड्रोजन उस एसिड में दिख रहे हैं सारे के सारे निकल जाएं। ठीक है, सारे के सारे नहीं निकलेंगे। ठीक है, जो क्या होगा, केवल केवल वो निकलेंगे जो ये इनसे जुड़े होंगे। ठीक है, समझ में आएगा, इनसे भी। और मेनली अगर आपको देखने को मिलेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की ज्यादा देखने को मिलेगी। तो जो ऑक्सीजन से, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से सीधे सीधा जुड़ा होगा वही आसानी से निकल पाएगा, बाकी नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया, ये चीज समझ में आई। ठीक है, तो अब आप एक और बता के करके बताइए मुझे। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, आप बताइए उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब जैसे आपके पास HCOOH है ना, क्या आपके पास HCOOH, HCOOH। अब आपको बताना है इसकी क्या होगी, बेसिसिटी कितनी होगी, बताइए इसकी, कोशिश कीजिए। HCOOH इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, यानी ये पानी में जाने पर कितने H+ आयन मुक्त करेगा। सोचिए, आराम से सोचिए, जवाब दीजिए। दो, अच्छा आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे 2 एसिड देखने को मिल रहा है आपके, है ना, 2 H+ या 2 हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं। तो ज्यादातर को यही लग रहा होगा कि पानी में जाने पर आपका क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन, या इसकी बेसिसिटी कितनी होगी आपकी, 2 होगी, है ना। तो इस तरीके से आप क्या करो, पहले इसका स्ट्रक्चर बना के देखो। तो क्या हो गया हमारे पास, HCOOH हो गया। ठीक है, तो HC डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, SCOH को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आपका ये हाइड्रोजन और ये कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है ना, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ ये हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इनकी विद्युत ऋणात्मकता में ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका, केवल और केवल एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, केवल और केवल एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए यही निकलेगा आपका। तो इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी होगी आपकी, 1 होगी। केवल और केवल कितनी होगी आपकी, 1 होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपको पूछे, पेपर में पूछा भी जा सकता है आपके वन दरोगा में, इस तरीके से आपको कोई भी एसिड दे देगा, बोलेगा कि बताओ इसकी बेसिसिटी कितनी होती है ना। तो आपको क्या देखना होगा, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, या क्या क्या बताया मैंने आपको, FONCl। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है आपके पूरी आवर्त सारणी में, क्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, उसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, या फिर आता है आपका क्लोरीन, है ना। तो अगर इनसे जुड़ा होगा तो वही हाइड्रोजन आपका इजीली निकल जाएगा या आसानी से निकलेगा, बाकी नहीं निकल पाएंगे। और मुख्यतः आपको क्या रखना है, ऑक्सीजन का ध्यान रखना है। तो जो ऑक्सीजन से सीधे सीधे, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से सीधे सीधे जुड़ा होगा, केवल वही और वही क्या होगा आपका आसानी से निकल पाएगा। तो ये सारी की सारी क्या थी, हमारी अम्ल वाली चीजें थी। अब आते हैं हम दूसरी चीज, क्या हमारा आज का टॉपिक, क्षार, है ना। दूसरी चीज देखते हैं हम, क्या आता है हमारे पास, क्षार। तो क्षार क्या होते हैं हमारे, ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरी चीज, क्षार क्या होते हैं हमारे। ठीक है, क्या होता है हमारे क्षार। तो क्या बताया आपको, क्षार, तो जैसे हमारे अम्ल क्या होते थे, स्वाद में वो सारी चीजें जो कैसे होती थी, खट्टी होती थी, है ना, तो वो क्या कहलाते थे, हमारे अम्ल कहलाते थे। अब क्षार वे होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं आपके, कड़वे होते हैं, जो स्वाद में क्या होते हैं आपके, कड़वे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आपका क्षार कहते हैं। अच्छा, दूसरी आपकी जो बुक में लिखा हुआ है, एक डब्बा से देखना, आप अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा, स्वाद वे चीज, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं आपके, कड़वे होते हैं। और जब आप इसको क्या करते हो, टच करते हो, या जब आप इनको छूते हो
तो इनका स्पर्श कैसा लगता है आपको? इनका स्पर्श कैसा लगता है? साबुन जैसा लगता है। इनका स्पर्श साबुन जैसा लगता है, ठीक है, साबुन जैसा लगता है। अर्थात क्या होते हैं ये आपके, जैसे साबुन होता है ना, फिसलता है, तो उस तरीके से होता है कुछ। अगर आप इनको स्पर्श करके देखोगे तो जैसा साबुन कैसा लगता है आपको, चिपचिपा चिपचिपा, आपको ऐसे उस प्रकार की फीलिंग आती है ना, तो वही चीज क्या होता है आपको, क्षार, है ना, जो स्वाद में एक तो क्या होंगे, कड़वे होंगे, और उनको टच करने पे क्या होंगे, आपका साबुन जैसी फीलिंग आएगी, है ना। अब आपने सबको पता है साबुन कैसा होता है, तो उस तरीके की, है ना, यानी फिसलने वाला कुछ लगता है ना, तो क्या कहलाता है आपके, क्षार कहलाते हैं। और अगर हम इसकी दूसरी परिभाषा देखें तो दूसरी परिभाषा क्या आती है हमारी ठीक है, क्या आती है हमारी दूसरी परिभाषा, जैसे हमने पीछे बताई थी, है ना, तो वह पदार्थ जो जल में घुलने पर OH माइनस आयन मुक्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, क्या कहलाते हैं आपके, क्षार कहलाते हैं, ठीक है। अभी देखिए, है ना, जो क्या करते हैं आपके, जो जल में घुलने पर OH माइनस आयन मुक्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे, क्षार कहलाते हैं, ठीक है। बेसिकली उन्हें क्षार भी नहीं क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं उन्हें, क्षारक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उन्हें हम, क्षारक कहते हैं। या चलो अब बताता हूँ आपको, क्षार और क्षारक में भी अंतर होता है ना, अगर आप एनसीईआरटी की अपनी बुक खोलोगे तो आपको देखने को मिलेगा। चलो अभी समझाते हैं, पर अभी आप कंफ्यूजन हो जाएगी तो अभी समझो। जो क्या करते हैं आपके जल में घुलने पर OH माइनस आयन मुक्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे, क्षार कहलाते हैं। और तीसरी चीज जैसे हमने पीछे देखा था, तीसरी चीज क्या थी हमारे, क्या था, जो अम्ल क्या थे हमारे, जो जल, जो क्या करते थे आपके नीला लिटमस पेपर को क्या कर देते थे आपका, लाल कर देते थे, है ना, वो क्या कहलाते थे हमारे, अम्ल कहलाते थे। तो इसी तरीके से जो क्षार होते हैं हमारे, वो क्या कर देते हैं हमारे, लाल लिटमस पेपर होता है ना, लाल लिटमस पेपर को कैसे कर देते हैं आपके, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक है। लाल लिटमस पेपर का रंग बदल के कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो ये सारे गुण जिनमें पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, क्षार कहलाते हैं। और अगर आपने नीला लिटमस पेपर ही किसी क्षार में डुबाया तो क्या होगा, उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, है ना। ये सारी तो बेसिक की चीजें तो आपको पता होंगी, है ना। और जो लिटमस पेपर होता है इसको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर या सूचक कहते हैं, है ना। लिटमस पेपर को क्या कहा जाता है आपका, इंडिकेटर या सूचक कहा जाता है। तो ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्षार और क्षारक में क्या होता है आपका, अंतर होता है, ठीक है। अब इसमें जैसा कि हमने पीछे क्या किया था हमने, ठीक है, जो हमारे क्या थे, अम्ल थे, अम्लों का हमने वर्गीकरण किया था ना, तो इस प्रकार से आपके क्या है, क्षारों का कोई वर्गीकरण नहीं है, ठीक है। क्षारों की सीधे सीधे ये डेफिनेशन है। और क्षार क्या आता है आपके, क्षारों का वर्गीकरण जो मेन क्या आपके, क्षार और क्षारक, है ना। तो क्या बोलते हैं आपका, क्षार और क्षारक, इन दोनों में क्या होता है आपका, अंतर होता है ना। तो जो क्या होता है हमारे सभी जितने भी क्षार होते हैं, सभी के सभी क्षार क्या होते हैं हमारे पास, क्षारक होते हैं, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। सभी क्षार क्षारक होते हैं, आ सकता है आपका पेपर में, सभी क्षार क्षारक होते हैं, ठीक है। दुनिया में जितनी भी क्षार हैं आपके, यानी जो OH माइनस आयन देते हैं वो सारे के सारे क्या हैं आपके, क्षारक हैं, ठीक है। तो क्षार क्या हुआ भाई, अगर सभी जितने भी OH माइनस आयन देते हैं वो सारे के सारे क्षारक है, तो क्षार क्या हुआ, ठीक है। जो हम बेस पढ़ रहे हो बेस क्या हुआ, ठीक है। तो जितने जो भी क्षारक जल में घुलनशील होता है ना, जो क्षारक, क्या कहा, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, केवल वही क्षार कहलाते हैं, केवल वही क्षार कहलाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपका पेपर में आ सकता है, असर्शन और रीजन में आ सकता है ना। क्या बताओ, कारण बताओ टाइप का रहता है, या बोल देगा कौन क्षार होते हैं या कौन क्षारक होते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो क्या कहा, दुनिया में जितने भी चीजें ऐसी है जो OH माइनस आयन मुक्त करती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है हमारी, क्षारक कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या कहा हमने, जो क्या करते हैं आपकी OH माइनस आयन मुक्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, क्षारक कहलाते हैं, ठीक है। जल में घोलने पर क्या क्या, जिन्होंने OH माइनस आयन मुक्त किए, ठीक है, तो वो क्या होंगे, क्षारक होंगे। तो सभी क्षारक, क्योंकि जितने भी क्या हमारे पास क्षारक है वो जल में जाने पर OH माइनस आयन मुक्त करते हैं, और क्षार भी क्या करता है आपका, OH आयन मुक्त करता है। तो ये जितने भी क्षार होंगे हमारे, सभी के सभी क्या होंगे, हमारे जितने भी क्षारक होंगे सभी के सभी क्या होंगे, क्षार होंगे। सभी क्षारक क्षार हैं, लेकिन
ठीक है, सभी क्षार क्या होंगे आपके, क्षारक नहीं होंगे। ठीक है, आई बात समझ में। और कौन होंगे, जो क्षारक जल में घुलनशील होंगे, यानी आपको जिन्हें आपने जल में डाला और वो आपको क्या हो जाएंगे, उसमें घुल जाए पूरी तरह से। जैसे आपने क्या किया, पानी में चीनी डाली तो आपको उसके बाद क्या होता है, आपको चीनी दिखाई नहीं देती है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका, मतलब वो क्या हो गया, वो चीनी आपकी पानी में घुलनशील होगी। तो उसी तरीके से जो भी क्षारक जल में घुलनशील होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके क्षार कहलाएंगे। क्या कहा, जो भी क्षारक जल में घुलनशील होंगे क्षार कहलाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप ढंग से दिमाग में बैठा लो। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताओगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपका, ठीक है, या कौन सा गलत है। ठीक है, अच्छा क्या कहा, सभी क्षार क्षारक होते हैं। क्वेश्चन ने बना आपको, सभी क्षार क्षारक होते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। अगर दिया मैंने, जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील क्षारक जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा सभी क्षारक क्षार होंगे, सभी क्षारक क्षार होंगे। ठीक है, और जो जल में OH माइनस आयन देता है क्या कहलाता है हमारे पास, क्षार या बेस कहलाते हैं। ठीक है, क्षार आयन देते हैं वो क्या कहलाता है, आपके क्षार कहलाते हैं। ठीक है, आपको बताना है इनमें कौन सा गलत है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जो चीज मैंने आपको समझाई, देखते हैं सही बताया आपने या गलत बताया। ठीक है, तो क्या आप कहा, ठीक है, चारों क्वेश्चन को ढंग से देखिए। पहला क्या क्या, सभी क्षार क्षारक होते हैं। दूसरा, जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। सभी क्षारक क्षार होंगे, और जो जल में OH माइनस आयन देते हैं उन्हें क्षार या क्षारक कहते हैं। ठीक है, तो आप बताइए, सोचिए कौन सा सही होगा आपका, दिमाग लगाइए थोड़ा। ये दोनों स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, तो ये पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए, बताइए, आप जवाब दे सकते हैं कमेंट करके बाद में। ठीक है, तो ये आज का क्या है, आपका होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप क्या करिए, कमेंट, इस क्वेश्चन को ढंग से देखिए और इसका क्या करिए, कमेंट करके जवाब दीजिए। तो फिर अब जब आपको कल इससे आगे पढ़ेंगे हम, तो मैं पहले आपको सबसे पहले यही करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, और उसके बाद जो हम देखेंगे, उसके बाद अगली चीज आएगी हमारी, क्या देखेंगे हम, सूचक यानी इंडिकेटर। ठीक है, किस किस प्रकार के होते हैं, और कौन अम्ल में डालने पर किस प्रकार का रंग देता है। ठीक है, और किस किस तरीके से हमें बताता है कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। तो धन्यवाद, और इसी तरीके से हमारी वीडियोस देखते रहिए।